आज भोला राम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया। वो बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोला राम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही खर्च किया था, यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का कोई उपयोग नहीं किया था। शमशान के रास्ते भोला राम की अर्थी जा रहे थे। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भी भोला राम को पसंद नहीं करता था, पर भोला राम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने से शायद कोई लाभ हो, ये सोचकर भोला राम के बेटों को सब लोग सांत्वना दे रहे थे। भोला राम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोला राम ने अभी अभी एक गांव वाले से जमीन खरीदी थी, या फिर यूं कहो कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी जमीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि वो उसमें खेती करके उपज भी नहीं पा सकता था। भोला राम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे जमीन का वो टुकड़ा भी हड़प लिया था। भोला राम का रात को जमीन हड़पने के बाद ही बहुत ही भयानक सपने आते थे। वो नींद में ही चिल्लाने लगता था और फिर उठकर बैठ जाता। वो विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात को वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया और उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफी दूर था, जहां तहां राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियां भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आकार काफी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पर ही शमशान बना दिया गया हो। चिता को मुखग्नि देकर भोला राम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था, जो लोग हंसी हंसी जलाकर उसके कस ले रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता था। उसको भगवान पर काफी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वो बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आकर समीर और अमित ने नहाया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दे रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा समझकर भोजन करा दिया। भोला राम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई नहीं बता पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला है, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले लोग थे जो बता रहे थे कि भोला राम को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली थी। कुछ दिन शोकमग्न रहने के बाद अमित और समीर कुछ नॉर्मल से हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने के लिए शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो कि तकरीबन 60 साल के होने को आए थे, वो घर के काम अभी भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोला राम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन से बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोला राम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर भी सब कुछ रखे हुए थे।
कमरे के एक कोने में काले पत्थर की लगभग 1 फुट लंबी एक मूर्ति पड़ी हुई थी। अमित ने उसको हाथ में लिया और वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज्यादा पुरानी होने की वजह से वो बहुत ही जर्जर हालत में थी। चंदू चाचा को पूछने पर उन्होंने बताया कि भोलाराम ने 1 हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की जमीन हड़पी थी, उसी के खेत से ये मूर्ति मिली थी, जो जमीन में खुदाई के वक्त निकली थी। जमीन शमशान के पास ही थी, या यूं कहें कि शमशान और उस जमीन के बीच कुछ छोटी छोटी झाड़ियां ही थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलाराम के कमरे को एक नौकर को रहने को दे दिया गया, जो कि किसी वजह से उस कमरे में बस 2 दिन ही रह पाया। उसके बाद कमरा खाली करके भाग गया। उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पर डर ही नजर आ रहा था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वो अपने कमरे में ये सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काली पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा को ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मूर्ति वहां से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में देखा, घर के आसपास भी छान मारा, पर वो मूर्ति कहीं नहीं थी। वो शाम को पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यूं तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया होगा। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो बाहर ही सोफे पर लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, रात को वही स्वप्न आपको आता है। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोच रहा था। उसने सपने में देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वो उठकर देखता है तो वो वहीं शमशान वाली जमीन पर लेटा पड़ा था। वहां आसपास कोई नहीं था, मगर तभी अचानक से वहां पर उसके पिता भोलाराम आ पहुंचे। मगर वो जैसे अमित को देख ही नहीं पा रहे थे। भोलाराम उस किसान जिसकी वो जमीन थी, उस छोटे से किसान से बहस कर रहे थे और फिर उन्होंने बहस के दौरान ही उसकी जमीन हड़प ली। जिसके बाद वो किसान रोता बिलखता रहा, मगर भोलाराम पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भोलाराम वहां से अपने घर आ गए। जिसके बाद अचानक ही वो जैसे रात के वक्त में पहुंच गया। अमित ने देखा तो वहां पर आसपास रात का माहौल था। तभी अचानक से उस किसान की पत्नी वहां आ पहुंची। उस किसान की पत्नी ने थोड़ा सा खेत को खोदा और फिर उसके नीचे अपने साड़ी के पल्लू से निकाला वही मूर्ति जिसे अमित ने अपने पिताजी के कमरे में देखा था। किसान की पत्नी ने उस मूर्ति को खेत के नीचे जमीन में दफना दिया और फिर वहां से अपने घर चली गई। जिसके बाद अमित ने अचानक से देखा कि फिर वक्त बदल चुका है और अब फिर से दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। अमित के पिताजी भोलाराम खेत की खुदाई करवा रहे हैं। तभी उन्हें वो मूर्ति मिलती है
और फिर वो उस मूर्ति को देखकर जैसे उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर ले जाने की ठानी। तभी फिर से वक्त बदला। इस बार अमित अपने ही घर पर अपने पिताजी यानी कि भोलाराम के कमरे में था। वो मूर्ति भोलाराम के सिरहाने रखी पड़ी थी और भोलाराम नींद में था। तभी अचानक ही वो मूर्ति एकदम से बड़ी होने लगी। अमित ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो मूर्ति बड़ी होते होते अचानक से एक दानव के रूप में आ गई और उसने एकदम से भोलाराम का गला दबा दिया। भोलाराम अपनी आंख खोला और फिर उस दानव को देखकर जैसे एकदम से छटपटाने लगा। भोलाराम चीखना चाहता था मगर शायद तब तक उसे दिल का दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। वो चीख नहीं पा रहा था और वो दानव वो भोलाराम का गला अभी भी दबाए हुए था। तभी एकदम से भोलाराम ने दम तोड़ दिया। अमित ये सब देखकर पूरा मामला समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि ये सब किसका किया धरा है। तभी एकदम से अमित की आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसने उठकर आसपास देखा तो शाम से अब रात हो चुकी थी। मगर वो मूर्ति, वो काली सी मूर्ति जिसे अमित आज दिन भर अपने घर पर खोजता रहा और उसे नहीं मिली, वो अब अमित के सिरहाने रखी पड़ी थी। अमित जानता था उस मूर्ति का राज। वो समझ गया था कि ये मूर्ति ही है जिसने उसके पिताजी को मारा था। अगली सुबह अमित उस मूर्ति को लेकर सीधे गांव के जाने माने तांत्रिक के पास गया। उसने उसे वो मूर्ति दिखाई। तांत्रिक मूर्ति देखते ही समझ गया, जिसके बाद तांत्रिक ने कहा, ये मूर्ति नहीं है, ये दानव है। इसे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। जिस पर अमित ने कहा, तो बाबा अब इसका क्या उपाय है? इस पर बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है। इसका जो भी मालिक है यानी कि जिसने इसे भेजा था तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए, तुम्हें उसके पास जाना होगा और फिर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। वो ही अपना जादू वापस ले सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अमित वहाँ से सीधे उस गरीब किसान के घर गया। उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अमित ने उनको पूरी बात बताई और फिर उनसे झगड़ा करने के बजाय अमित ने उनसे माफ़ी मांगी। पता चला कि वो किसान जिसकी ज़मीन भोलाराम ने हड़पी थी, वो तो उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसकी पत्नी ने उसी रात वो काला जादू गुस्से में आकर किया और भोलाराम को मारने की ठानी। मगर फिर उसकी पत्नी ने भी अमित से माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसे भी ये सब करके कोई संतुष्टि नहीं मिली। जिसके बाद उसकी पत्नी ने अपना काला जादू वापस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरसात का मौसम था। मैं उस रात अपनी कार लिए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो रास्ता काफी सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रास्ते पर ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थी और ना ही कोई दुकान वगैरह। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बस जंगल को काटकर रास्ता बना दिया हो। रास्ते के ऊपर घने घने पेड़ घिरे पड़े थे, जिनकी वजह से आसमान की भी रोशनी शायद दिन में भी इस रास्ते पर नहीं पहुंचती होगी। रास्ता सच में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, मगर पता नहीं क्यों वो रात और उस रात का माहौल ही कुछ अजीब सा था। ऊपर से बारिश सोने पर सुहागा का काम कर रहे थे। अभी मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था
कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे पीछे से कोई कार आ रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, मगर पीछे कोई कार नहीं आ रही थी। मगर मैं अपनी कार के अलावा भी किसी और कार के इंजन की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि शायद बहुत पीछे होगी, इसलिए नज़र नहीं आ रही है। खैर, मैं अपनी कार चलाता रहा। मैं भी कार चलाते हुए काफ़ी दूर निकल आया था, मगर वो रास्ता और उस रास्ते का जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से बारिश, वो भी और तेज पर तेज होती जा रहे थे। विंडशील्ड पर बारिश की मोटी मोटी बूंदें जब गिरती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे विंडशील्ड टूट ही जाएगा। खैर, मैंने कार चलाना जारी रखा। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी रियर व्यू मिरर पर मुझे पीछे से आ रही वो कार नजर आने लगी। वो मुझसे काफ़ी पीछे थी। मैं आराम से अपनी कार लिए आगे बढ़ रहा था। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैंने अपने बगल में देखा तो पाया कि वो कार एकदम से मेरे बगल में आ गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? अचानक से वो कार मेरे इतना करीब कैसे आ सकती है, जबकि अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही देखा था कि वो पीछे थी, तो फिर अचानक से इतनी आगे कैसे? खैर, मैंने अपने बगल में नज़र डाली तो पाया कि वो कार सिर्फ एक अकेला आदमी ही चला रहा है। ना कोई पीछे सीट पर है और ना कोई सामने सीट पर, बस एक ड्राइवर जो कि उस अंधेरे में साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उस कार के अंदर की लाइट्स भी ऑफ थे, इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो बस अपने रास्ते तक पहुंचना है। अभी मैं ये सोचकर कार चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र बगल वाले उस कार पर गई। मैंने देखा कि अब उस कार के अंदर की लाइट्स चालू हो गई हैं। मुझे ड्राइवर का चेहरा अब भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, मगर तभी ड्राइवर ने एकदम से अपना चेहरा मेरी ओर घुमा दिया। मैंने उसका चेहरा देखा तो डर के मारे मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उस इंसान का चेहरा इंसानों से बिल्कुल ही अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी और बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई थी। जुबान बहुत ही लंबी और लटकी हुई थी। पूरा चेहरा ऐसे जैसे सड़ा हुआ हो। तभी एकदम से उसने अपना चेहरा गाड़ी के विंडो से बाहर मेरी ओर निकाल दिया। मैं हड़बड़ा कर कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अपने कार को वहां से जल्दी से निकालने की कोशिश की, मगर वो कार भी बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एकदम से उस कार ने मुझे झटका दिया और मैं सड़क से नीचे एक पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी सड़क पर बेहोश पड़ा था। पास ही में कुछ लोग पड़े थे जो मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात वो सब क्या था, ये आज तक मैं कभी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।